Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding Day School College online session. Today we will discuss the last exercise of chapter 1. Uh, इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट जो मेन टॉपिक हैं या आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं या जो आपके फाइनल पेपर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, दो मेन टॉपिक हैं इसमें. The first one is matrix inversion method, and the second one is Cramer rules for solving simultaneous system of equations. तो हमारे पास इन दोनों मेथड्स में क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे इन दोनों मेथड से. हम दोनों मेथड्स को स्टडी भी करेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे एंड देन एक एक क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज का, और जो बाकी पार्ट्स होंगे वो आपके होमवर्क होंगे. एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज हमारे पास 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशंस होंगी इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, और उन एप्लीकेशंस को आपने सॉल्व करना है. आइदर इट्स योर चॉइस कि आप उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं या आप उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं. लेकिन मैं वो सॉल्व नहीं करूँगा. मैं उन एप्लीकेशंस को जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, लाइक मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ. दीज क्वेश्चन 3 to 6 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं. इनसे मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगा कि इनसे इक्वेशंस कैसे बनती हैं, एंड देन वो इक्वेशन बनाने के बाद इट्स योर चॉइस कि आप उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं या आप उसे क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं. ये आपकी चॉइस है. वो फिर जो सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने वाला जो पार्ट होगा वो फिर आपका अपना पार्ट होगा. सो थोड़ा सा ज़्यादा काम है, लेकिन इतना लेंथी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है. लेंथी भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, तो इट्स ओके, आप लोग मैनेज कर लेंगे. सो हम बढ़ते हैं आज के पहले मेथड की तरफ, दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. दैट इज इसमें दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं. लाइक ये अगर आप देख लें, x माइनस 3y इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. और हम इन दोनों को एट अ टाइम सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. जब आप दो इक्वेशंस को एट अ टाइम सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं. अब चूंकि ये लीनियर है, देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में x और y की जो पावर है वो 1 1 है, दैट्स वाई इसको हम लीनियर कह सकते हैं. सो इसका जो प्रॉपर नाम होगा वो फिर क्या होगा, साइमल्टेनियस लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं. नॉन होमोजीनियस इन अ सेंस इसलिए हैं, इसकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं लाइक 0 और 7 वो इसमें इन्वॉल्व हैं. अगर दोनों साइड पे 0 0 हो जाते हैं, फिर ये हमारे पास होमोजीनियस हो जाएगा. अब यहाँ पे अगर एक भी ज़ीरो नहीं है तो फिर ये नॉन होमोजीनियस होगा. सो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है. सिस्टम इसलिए कहते हैं, सिस्टम की भी रीज़न है, मोर देन वन इक्वेशन है इसलिए सिस्टम है. साइमल्टेनियस इसलिए कहते हैं, लाइक आप x और y की एक वैल्यू फाइंड करते हैं, वही x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को एट अ टाइम सॉल्व करेगी. अगर आपके पास कोई ऐसी एक्स वाई की वैल्यू हो जो दो या मोर देन टू इक्वेशंस को एट अ टाइम सॉल्व करती है, सेटिस्फाइड करती है, सॉल्व करती है, तो ऐसी सॉल्यूशन को हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम साइमल्टेनियस सिस्टम कहते हैं. और नॉन होमोजीनियस की रीज़न क्या है कि आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो नॉन ज़ीरो हैं. लाइक अगर राइट साइड पे देखें तो एक में ज़ीरो इन्वॉल्व है, दूसरे में 7 है. एक तो ज़ीरो है लेकिन दूसरे में वो ज़ीरो नहीं है. दैट्स वाई हमारे पास क्या है, नॉन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है. अगर दोनों राइट साइड पे 0 0 आते तो फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन होती. ओके, बढ़ते हैं. अब ये आप लोगों के लेवल की बातें नहीं है कि इक्वेशन होमोजीनियस होमोजीनियस बेसिकली दो सेंस में देखा जाता है, एक वेरिएबल का होमोजीनियस होना और एक सिस्टम का होमोजीनियस होना. मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आप लोगों के लिए जो होमोजीनियस है यहाँ तक इनफ है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर ज़ीरोज़ हैं दोनों, तो आपके पास वो होमोजीनियस होगी. अगर दोनों कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो उनमें से एक या दोनों अदर देन ज़ीरो हो जाता है, अदर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, तो आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगा. तो हमारा जो फर्स्ट टास्क होगा इन दोनों मेथड्स में, ये फर्स्ट टास्क दोनों मेथड में सेम है. वो टास्क क्या है कि इन इक्वेशंस को आपने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. तो इन दो इक्वेशन से जो आपकी मैट्रिसेस बनेंगी वो तीन मैट्रिसेस बनेंगी. एक मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की, जो बाकी दो मैट्रिसेस होंगी
वो 2/1 की बनेगी। ओके, कैसे बनेगी? अगर मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप फर्स्ट रो जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो फर्स्ट रो किसकी होगी? इसके कोफिशिएंट्स की होगी। लाइक अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखा जाए तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1। तो आपके पास एक एंट्री आ जाएगी 1, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट रो की है, तो y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? -3। तो आपके पास जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? -3। सो ये यहाँ से आपने एक मैट्रिक्स बना ली है। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन से आपके पास सेकंड रो बनेगी। अब सबसे जो पहले x वाला है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 2। सो आपका जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी 2, और जो y का कोफिशिएंट है दिस इज +1, तो ये आपका सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है दैट विल बी +1। सो ये जो इनकी कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनी है 1 - 3 2 1, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, जस्ट लाइक इस तरह, जहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है। सो ए मैट्रिक्स क्या होगी? द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ बोथ टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन आपकी फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगी, और सेकंड इक्वेशन आपकी सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेगी। अब बेटा अगर आपको इक्वेशन सपोज ऐसी गिवन हो -3y + x = 0, तो आपका जो सबसे पहला टास्क है वो क्या होगा कि आप इसको अरेंज कर दें। x वाले को पहले लिख दें, y वाले को बाद में लिख दें, एंड देन आप लोग जाएंगे मैट्रिसेस बनाने के साइड पे। अगर अरेंज नहीं है तो पहले अरेंज करना है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो इक्वेशन है वो लाइक इस फॉर्म में है 2x + y - 7 = 0। जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे है, तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होगा कि इस कांस्टेंट को कन्वर्ट करना है या शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो आपकी इक्वेशन होगी आफ्टर शिफ्टिंग 2x + y = 7, एंड देन आप लोग जाएंगे मैट्रिक्स बनाने के प्रोसेस पे। सो ये जो आपके पास शिफ्टिंग होगी या जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करेंगे, ये आपका सबसे पहला काम होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप कन्वर्ट कर दें, अदरवाइज मोस्टली केसेस में आपके पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपके पास x पहले आना चाहिए, y बाद में आना चाहिए, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, आपने एक मैट्रिक्स जो है वो बना ली है। दूसरी मैट्रिक्स जो आपके पास होगी 2/1 मीन्स 2 रो 1 कॉलन, वो आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स होगी कि आपके पास इस इक्वेशंस में कौन कौन से वेरिएबल हैं। जाहिर है एक्स और वाई वेरिएबल हैं, सो आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स होगी दैट विल बी एक्स एंड वाई। और जो थर्ड मैट्रिक्स होगी इज इक्वल टू के बाद वो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी मैट्रिक्स होगी। लाइक फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? दैट इज 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आपके पास टोटल तीन मैट्रिसेस बनेंगी। द फर्स्ट मैट्रिक्स इज आपके पास वो होगी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स होंगे। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट आपके पास फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे, और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट आपके पास सेकंड रो में लिखे जाएंगे। जब आप फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो आपका पहला कोफिशिएंट होगा, और जो y का कोफिशिएंट है वो आपका सेकंड कोफिशिएंट होगा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस आप x का कोफिशिएंट पहले रखा जाएगा, y को बाद में रखा जाएगा, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म्स जिसमें ना x हो ना y हो, वो आपके पास राइट साइड पे शिफ्ट होनी चाहिए। वो हमेशा अगर राइट साइड पे है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो हमारे पास एक हो जाएगी ए मैट्रिक्स विच इज़ योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक वेरिएबल मैट्रिक्स जिसमें दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स वाई, और दूसरी कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास राइट साइड वाली जो नंबर्स हैं वो होते हैं 0 और 7, उसको हम कहते हैं बी मैट्रिक्स। तो बेटा इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये हमारे पास है इस जो हमारे पास है इन्वर्जन मेथड है। सपोज जो भी मेथड हो, तो हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं उनको जब हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं
तो ऐसे लिख लेते हैं। पहले आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाती है, दिस इज योर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब बेटा हमारा टास्क इसमें क्या है, एक्स वाई फाइंड करना। और बेसिकली एक्स वाई इज योर जो एक्स वाई इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स। अब बेटा जो इन्वर्जन मेथड है, नाम से जाहिर है, इसका मैं थोड़ा सा स्पेलिंग लिख देता हूं आपको। इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन का वर्ड जो है वो बेसिकली निकला है इन्वर्स से। अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसको अगर मैं नोट करूं तो ये बेसिकली यहाँ तक आपके पास क्या हो जाता है, इन्वर्स। ई को हटा के ION लिख दिया है। सो यहाँ से इसके नाम से जाहिर है कि इसमें हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो इन्वर्जन मेथड में हम इन्वर्स लेते हैं, और क्रैमल जो रूल है उसमें इन्वर्स नहीं होता। तो यहाँ से आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से मेथड में कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस मेथड से सॉल्व करना है और कौन सा किस मेथड से सॉल्व नहीं करना। तो जब भी इन्वर्जन मेथड का आ जाए, आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, तो आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए कि इसमें यस, इसमें तो हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा। अगर क्रैमर रूल आ जाए उसमें आपको इन्वर्स लेना नहीं पड़ता, उसका बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो इन्वर्स बेटा कैसे लेंगे, आपके पास जो सिस्टम है वो है ए एक्स इक्वल्स टू बी। नाउ अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल काम की तरफ। अगर इस ए को मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे ले आऊँ, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल बी ए इनवर्स बी। तो जो आपके पास बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ए, आप उसका इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स लेने का तरीका आपको पता है, हमारे पास फार्मूला है इन्वर्स का कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा मेरा सबसे पहला टास्क क्या होगा कि मैं ए इन्वर्स जो है वो फाइंड करूंगा, एंड देन ए इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई करूंगा, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड सिस्टम है, सोल्यूशन है सिस्टम का, वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो दो काम करने हैं, फर्स्ट बल्कि तीन काम करने हैं। फर्स्ट काम कि आपने इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड काम कि आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। एंड थर्ड, जब ए इन्वर्स फाइंड हो जाए तो बी का आपने क्या लेना है, उसके बी का उसके साथ प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब बेटा इस स्टेप से ये कैसे आया है, ये ज़रा देख लेते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम इस फॉर्म में हो ए एक्स इक्वल टू बी, बेटा आपको ये पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स इंटू ए, और या ए इंटू ए इन्वर्स किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होता है। ये आप इन्वर्स की डिफिनीशन में भी देख सकते हैं, जिसे हम पढ़ भी चुके हैं। अब ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स बोथ विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या वन की इक्वल आप कह सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई होती है उसे वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब इससे क्या ताल्लुक है इसका आपके इस फार्मूले से, वो देखते हैं। अगर हमारे पास हो ए एक्स इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए और ए इनवर्स कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उससे वो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। अब ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और ये आपका है बेसिकली इन्वर्जन मेथड। सो अब हमारा काम क्या है, एक काम तो हम कर चुके हैं कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिख चुके हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में लिख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है ए का इन्वर्स फाइंड करना। अब ए इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये चीज़ें जो है हम बार बार पढ़ चुके हैं, अब हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए। डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल
दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 7 इज़ नॉन ज़ीरो। सो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट, देन वी विल प्रोसीड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट में बेटा क्या होता है कि आपके पास मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे दोनों मेन डायगोनल पे दोनों एलिमेंट 1 1 है, पोजीशन चेंज करेंगे तब भी 1 1 ही आएगा। और जब मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करूँ, सॉरी, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज होते हैं, इसके साइन चेंज करेंगे तो ये -3 +3 में कन्वर्ट और ये +2 ये -2 में कन्वर्ट। अब अपने इसको पुट करना है फार्मूला में। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, दिस इज योर ए इनवर्स। अब बेटा अगर ए इनवर्स फाइंड हो गया है तो दो काम हो गए हैं। तीसरा काम क्या है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। सो दिस इज योर मेन फार्मूला, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस इज योर एक्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, दिस इज योर बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हमें आता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7, और फर्स्ट रो इंटू सॉरी सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशंस, और मल्टीप्लिकेशन के बाद सिम्प्लिफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। अब बेटा अगर आप जब इन्वर्स फाइंड करते हैं, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, लाइक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें एक्स वाई जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कांस्टेंट दोनों राइट साइड पे हैं, इट्स ओके। तो ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स किससे बनेगी, इस इक्वेशंस के कोफिशिएंट से बनेगी। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 6y, इसमें x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है -6, दिस इज योर फर्स्ट रो। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -4, दिस इज योर सेकंड रो। ए मैट्रिक्स बन गई है। एक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, एक्स मैट्रिक्स में हमेशा आपके पास एक्स वाई होंगे, और वाई जो बी मैट्रिक्स होगी उसमें आपके पास कोफिशेंट होते हैं। यहाँ पे एक कोफिशेंट है 9, सॉरी कांस्टेंट 9, अगला कांस्टेंट है -3। तो ये आपका एक्स मैट्रिक्स, ये आपका बी मैट्रिक्स और ये आपका ए मैट्रिक्स। अब चूंकि हमें इन्वर्जन मेथड में ए इन्वर्स फाइंड करना होता है, अब ए इन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एग्जिस्ट करता हो। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्जन मेथड अप्लाई होगा। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि द मेथड इज फेल्ड, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो हमारे पास नो सोल्यूशन है इसकी। अब इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो देख सकते हैं कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, सो हेंस द गिवन इक्वेशन है नॉन सॉल्वेबल या नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका काम इंतहाई सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको सारा कंटिन्यू करना पड़ता है और आप एंड तक सारे आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा क्रैमर रूल में जाने से पहले हम इन्वर्जन मेथड का कोई एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज में से। ये 4 पार्ट हैं, एक पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। लेट्स सी मैंने कौन सा पार्ट सॉल्व किया है। जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो फिर आपके लिए क्या होगा, एज अ होमवर्क होगा। तो मैंने सॉल्व किया है थर्ड पार्ट, जो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगा है। थर्ड पार्ट में देखिए, x plus 2y equals to 1, this is your first equation. 2x plus 3y equals to 5/2, this is your second equation. तो सबसे पहले मैंने क्या देखना है कि आई स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। यस, x पहले लिखा गया है, y सेकंड में है, कांस्टेंट राइट साइड पे है, x पहले है, y दूसरे नंबर पे है, कांस्टेंट साइड पे राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ वी विल प्रोसीड कि हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी दैट उसका नाम होगा ए मैट्रिक्स। वो किससे बनेगी, इनके कोफिशिएंट से बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट हमारे पास हैं, एक्स का 1 है, वाई का 2 है, तो दिस इज योर फर्स्ट रो। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 3, दिस इज ओवर सेकंड रो। और वेरिएबल मैट्रिक्स जो है, कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक्स वाई इन्वॉल्व हैं, एक्स विल बी जो होगी वो एक्स वाई मैट्रिक्स हो जाएगी। और राइट साइड पे जो कांस्टेंट है उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 और 5/2, उसको हम बी मैट्रिक्स का नाम देंगे। सो आपका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो क्या क्या कैसे होगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो बाय इन्वर्जन मेथड हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, हमें ए का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए इन्वर्स का फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइक दिस, दिस इज द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स। मींस मुझे डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। तो पहले मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है विच इज़ -1, और अगर ये -1 है इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट।
सो वी विल कंटिन्यू फर्दर टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, मेन डायगोनल के एंट्रीज चेंज और सेकेंडरी डायगोनल के सॉरी जो मेन डायगोनल है उसके एंट्रीज चेंज कर लेते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब ए इनवर्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर लेंगे एंड वी विल गेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड कर लिया है, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और साथ में प्रोडक्ट बी के साथ बी मैट्रिक्स की वैल्यू, लेफ्ट साइड पे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू। एक्स मैट्रिक्स आपका ये है, बी मैट्रिक्स ये है, ए इनवर्स मैट्रिक्स अभी अपने ताज़ा ताज़ा फाइंड किया हुआ है। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स वाई मैट्रिक्स, एक इनवर्स की जगह पे इनवर्स वाला मैट्रिक्स, यहाँ पे बी मैट्रिक्स। अब आपके पास अगर देखा जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि आया दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो फिजिबल है या नहीं है। तो हमारे पास सॉरी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास फिजिबल है, बिकॉज अगर हम देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, सेकंड का ऑर्डर है 2x1। तो जो ब्लॉक में बनाऊंगा उसके मुताबिक मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो रिजल्टेंट का मैट्रिक्स क्या का ऑर्डर क्या आएगा, 2x1। अब मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलन, और जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन मल्टीप्लाई होंगे तो टेल का एलिमेंट टेल के साथ मल्टीप्लाई मींस -3 मल्टीप्लाई बाय 1, और हेड का एलिमेंट हेड के साथ मल्टीप्लाई मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी इस फर्स्ट कॉलन के साथ तो टेल का एलिमेंट टेल के साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और हेड का एलिमेंट हेड के साथ मल्टीप्लाई मींस -1 मल्टीप्लाई बाय 5/2। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -3 + 5 और 2 - 5/2। आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो जाएगा, x = 2, और यहाँ पे सेकंड एंट्री है 4 - 5/2 आफ्टर एलसीएम लेने के बाद। तो ये हमारे पास इसका स्टाइल आ जाएगा आखिर में, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 और -1/2। अब देखें इसमें जो आपके पास ऊपर x है और ये x की वैल्यू है दैट इज़ 2, तो आपका x का आंसर होगा 2 और y का आंसर होगा -1/2 एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन। तो बेटा ये हमारे पास है इन्वर्जन मेथड, इंतहाई आसान। इसके जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो अपना एज अ होमवर्क करने हैं। लाइक अगर मैं आपको बता दूँ तो पहली इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फोर में मुझे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल क्या कन्वर्जन होगी, इस -1 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन x - 2y = +1, और सेकंड वन +3 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x + 3y = -3। दिस इज +1y है, सॉरी 2x + 1y = 3। तो ये थोड़ी सी सिंपल मुझे इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इस यहाँ से फर्स्ट रो आ जाएगी, यहाँ से सेकंड रो, वेरिएबल की एक्स वाई हमेशा रहती है, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 और -3 का। एंड मेरे ख्याल में इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा मेथड है। नेक्स्ट बेटा आते हैं क्रैमर रूल पे। क्रैमर रूल कैसे क्या है और कैसे अप्लाई होता है, ये जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल से हम समझ लेते हैं क्रैमर रूल क्या होता है। क्रैमर रूल में बेटा आपके पास इन्वर्स फाइंड करना नहीं होता। तो जो इन्वर्स की जो जलालत है उससे आप बच जाते हैं। तो यही फ़ायदा है या यही फ़र्क है, यही फ़ायदा है इन्वर्स क्रैमर रूल का और इन्वर्जन मेथड का। अ, जो पहला स्टेप है दोनों इक्वेशंस का वो सेम है दोनों मेथड्स का, कि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यू आर बाउंड टू कन्वर्ट दिस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता चल गई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक्स का जो है वो फर्स्ट आना चाहिए, वाई सेकंड आना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे आने चाहिए। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी दोनों में सेम है।
वो क्या स्टेप है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिसेस में कैसे आते हैं, या सिस्टम इक्वेशन से आप मैट्रिसेस कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास फर्स्ट रो आएगी कोफिशिएंट से, एक्स और वाई के कोफिशिएंट से। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से आपके पास सेकंड रो आएगी। वेरिएबल वाली मैट्रिक्स सेम वही रहेगी एक्स वाई, और जो बी मैट्रिक्स होगी वो आपकी जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं उसकी मैट्रिक्स होगी। ओके ओके बेटा इस मेथड में क्या होता है कि आपको तीन डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। एक डिटर्मिनेंट तो इस ए मैट्रिक्स का हो जाएगा जब आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई है। सेकंड, जब आपके पास दो और मैट्रिसेस बनेंगी, और वो दो मैट्रिसेस किसके हेल्प से बनेंगी, इस ए और बी के हेल्प से बनेगी। कैसे बनेगी इसको ज़रा देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स को मैं कहूँगा ए और सबस्क्रिप्ट में एक्स, और वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो ऐसे मैट्रिक्स होगी कि आप इसके जो आपने इसका ए एक्स का नाम दिया है, तो जो पहला कॉलन होगा उसमें आप इस एलिमेंट को डिलीट करके, इस कॉलन को डिलीट करके इस जगह पे जो बी वाली मैट्रिक्स है उसको पुट कर देंगे। तो बी वाला का वो हमेशा क्या होती है, कॉलन मैट्रिक्स होती है बी वाली, एक कॉलन उसमें होता है। तो बी वाली मैट्रिक्स पुट पुट यहाँ से कहाँ कहाँ पे आ जाएगी, पहले कॉलन की जगह पुट हो जाएगी 110, और जिसका सेकंड कॉलन है -2 1 वो एज इट इज आएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ए एक्स। कि जो एक्स वाला कॉलन है, पहला कॉलन होता है वो बेसिकली एक्स का होता है, लाइक दिस कॉलन इज फॉर एक्स एंड दिस कॉलन इज फॉर वाई। तो ये एक मैट्रिक्स और मजीद बन गई है। दूसरी मजीद क्या बनेगी, ए वाई। अब ए वाई का मतलब है कि आप सेकंड कॉलन में बी को पुट करेंगे। फर्स्ट कॉलन एज इट इज आएगा, सेकंड कॉलन में आप पुटिंग करेंगे। अब भी जो फर्स्ट कॉलन है 1 3 वो एज इट इज, जो अब सेकंड कॉलन है -2 1, इसकी जगह पे बी मैट्रिक्स आ जाएगी 110। अब आपको तीन मैट्रिसेस आ गई हैं। एक हो गई ए ओरिजिनल वाली, एक ए एक्स और एक ए वाई। इन तीनों का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, और उसके बाद जो क्रैमर रूल का फार्मूला है वो ये है कि x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट मींस इस y का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसका फार्मूला इंतहाई आसान है। जब x फाइंड करते हैं या y फाइंड करते हैं तो राइट साइड पे देखें, दोनों पे नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दोनों में a डिटर्मिनेंट है, और ऊपर अगर x है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और y है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे आती है, जो आपके पास ए मैट्रिक्स होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, उसमें आप x का जो कॉलन है, फर्स्ट कॉलन जो है x का जो कॉलन है उसको डिलीट करके वहाँ पे b वाला जो मैट्रिक्स है वो पुट कर देते हैं। और ए वाई क्या होती है, ए वाई मीन्स कि आपने ए मैट्रिक्स में जो वाई का कॉलन है मीन्स सेकंड कॉलन है उसको डिलीट करके वहाँ पे बी मैट्रिक्स का जो कॉलन है वो पुट कर देना है। सिंपल, इंतहाई आसान सी कैलकुलेशन है इसकी। डिटरमिनेंट फाइंड करना इंतहाई आसान है। इसलिए मैं जब ज़्यादा फॉलो करता हूँ या ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वो मैं क्रैमर रूल यूज़ करता हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड करना इंतहाई आसान काम है। मुझे तीन डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7। अब ए एक्स क्या चीज़ है आपके पास, ए एक्स आपके पास इस मैट्रिक्स में आपने एक्स के कॉलम को डिलीट करके वहाँ पे बी को पुट कर दिया है, तो आपके पास ये मैट्रिक्स हो गई है 110 और -2 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 ज़ार 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 10 ज़ार 20, तो यहाँ से 21 आ जाएगा। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए, ए वाई किसकी इक्वल होता है, ए वाई इक्वल टू, ए का वाई का मतलब है कि आपने वाई कॉलन को डिलीट करके वहाँ पे बी मैट्रिक्स को पुट कर दिया है। तो 1 3 1 10 इज योर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट इज 10 -3 इज 7, और उसके बाद फार्मूला है x इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो 21/7 इज 3, एंड y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, दोनों 7 7 की इक्वल हैं, तो यहाँ से 1, एंड दिस इज योर सोल्यूशन सेट। तो ये आसान सा क्रैमर रूल है। तो जो आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2, इसमें तीन पार्ट हैं। एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है
बाकी पार्ट आप सॉल्व करेंगे। मैंने जो सॉल्व किया है वो आई थिंक सेकंड पार्ट गेस मैंने सॉल्व किया है। अगर देखा जाए तो तीनों पार्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मैंने कौन सा पार्ट सॉल्व किया है। यस, सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है। ओके, सो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय क्रैमर रूल। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस हो गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने पहला काम तो हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है इंतहाई आसान। फर्स्ट रो के जो कोफिशेंट हैं, एक्स वाई के जो कोफिशेंट हैं, दिस इज योर फर्स्ट रो। सो एक्स कोफिशेंट इज 4, वाई कोफिशेंट इज 3, तो फर्स्ट रो में आ जाएगा 4 3। सेकंड इक्वेशन की जो कोफिशेंट्स होंगे वो सेकंड रो बन जाएगी। एक्स का कोफिशेंट इज 1 एंड वाई कोफिशेंट इज -2, क्योंकि पास ए मैट्रिक्स बन गई है। और जो राइट साइड पे जो कांस्टेंट है -2 5, दिस इज योर बी मैट्रिक्स। और वेरिएबल जिसमें यूज हुए हैं एक्स वाई, ये आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स। सो ए एक्स इक्वल्स टू बी। यहाँ तक जो प्रोसेस है बेटा, ये दोनों मेथड का सेम है, चाहे वो इन्वर्जन मेथड है या वो क्रैमर रूल्स है। फिर यहाँ इस स्टेप के बाद आप इन्वर्जन मेथड में ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं, देन बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है, उसका डिटर्मिनेंट, और वे ए वाई मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट, एंड देन उसका जो फार्मूला है उसमें प्लगिंग करते हैं। तो मुझे तीन मैट्रिसेस चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स इज योर ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट वो आपको पता है, यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है 4 इंटू -2 -1 इंटू 3, दिस इज -11, सॉरी, एक डिटर्मिनेंट आ गया है। सेकंड मैट्रिक्स आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स होती है उसका जो पहला कॉलन होता है वो एक्स कॉलन होता है। एक्स कॉलन को डिलीट करके वहाँ पे बी मैट्रिक्स को पुट कर लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स -2 5 ये आपका फर्स्ट कॉलन हो जाएगा, और ये सेकंड कॉलन एज इट इज रहेगा 3 -2। सो दिस इज योर ए एक्स मैट्रिक्स। और ए वाई मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जो वाई कॉलन है, ये सेकंड कॉलन है ए मैट्रिक्स का, उसको डिलीट करके वहाँ पे बी मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलन एज इट इज रहेगा 4 1, और सेकंड में -2 5 पुट हो जाएगा। तो दिस इज योर ए वाई मैट्रिक्स। अब ए का डिटरमिनेंट मैं फाइंड कर चुका हूँ, मुझे ए एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है और ए वाई का डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड करना है। डिटरमिनेंट हम फाइंड कर लेंगे, एक -11 दूसरा 22। अब जो फार्मूला है x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, और y इक्वल्स टू ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। और ये तीनों डिटरमिनेंट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, पुट करके हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब चूंकि अगर आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर ये सॉल्यूशन सेट फाइंड करें, यहाँ पे तो सॉल्व का कहा गया है, अगर वो सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं तो फिर सॉल्यूशन सेट में इसको कैसे बंद करते हैं कि एक्स वाई दिस विल बी इक्वल्स टू, सॉरी डॉट पेयर में लिख दिए, एक्स वाई अगर कहते हैं सॉल्यूशन सेट फाइंड करें इक्वल्स टू, तो एक्स आपके पास आ गया है 1, वाई आपके पास आ गया है -2, फिर इस तरह इसको सेट फॉर्म में बंद करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सॉल्व कह देता है फिर मुझे सॉल्यूशन सेट में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बेटा हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं 3 4 5 6 क्वेश्चंस तक, इनको मैंने सिस्टम बना के दिए हैं आप लोगों को। आपने उस सिस्टम को सॉल्व करना है बाय एनी मेथड्स। आप उनको क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे नहीं कहा गया कि आप इनको या तो क्रैमर रूल से सॉल्व करें या इन्वर्जन से सॉल्व करें। जब बेटा पेपर में भी ऐसा हो या टेस्ट में हो या होम एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, तो आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने इन्वर्जन मेथड को यूज़ करना है या सॉल्व करना है उससे। अगर क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल्स, तो आप लोग फिर बाउंड हो जाते हैं कि आप लोगों ने वो उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इन केस आ जाता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आपने क्रैमर रूल यूज़ करना है या इन्वर्जन यूज़ करना है। तो इट मीन्स ये आपको चॉइस दी गई है कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं या कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। कोई स्टूडेंट इसको क्रैमर से करना चाहे
उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे अगर सही किया है। कोई अगर इन्वर्जन से करना चाहे, किसी की ज़ाहिर है इन्वर्जन में कमांड होगी, किसी की ग्रामर में कमांड होगी, इट डिपेंड्स कि स्टूडेंट को कौन सा वाला मेथड है वो उसको ज़्यादा वो पिक करता है। तो जो 3 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हैं, इनमें आपको ये नहीं कहा गया कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो दिस इज़ योर चॉइस, या आप ग्रामर रूल से सॉल्व करते हैं या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको सिस्टम बना कर दूंगा इन वर्ड प्रॉब्लम से, सॉल्व पे आप लोगों ने खुद करने हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है अमजद थॉट टू नंबर्स। अमजद ने जो है वो अपने जहन में दो नंबर जो है वो सोच लिए हैं। अब दो नंबर क्या हैं, तो हम वो लिख लेते हैं कि लेट दीज टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मैंने इनको लिखा हुआ है कि लेट दीज टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन की कंडीशंस क्या हैं? हुज सम इज 12। उन दोनों नंबरों का जो सम होगा वो किसकी इक्वल होगा? 12 की इक्वल होगा। लेकिन एंड हुज डिफरेंट इज 4, फाइंड द नंबर्स। ओके, अब जो दो नंबर्स हैं हमने वो क्या सपोज किए हैं? एक्स और वाई सपोज किए हैं। तो क्वेश्चन की पहली कंडीशन है कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो 12 होगा। सो एक्स वाई का जो सम है दैट विल बी 12। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ गई है। तो क्वेश्चन के एक कंडीशन से एक इक्वेशन बन गई है, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12। और उसकी सेकंड कंडीशन है कि इनका डिफरेंस जो है वो 4 होगा। सो डिफरेंस इक्वल्स टू 4। डिफरेंस किन का? इन दो नंबर्स एक्स और वाई का। सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो आपके पास बेटा अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इन दो इक्वेशनों को आपने सॉल्व करना है, या क्रैमर से सॉल्व करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। तो ये आपके पास एक मैंने सिस्टम बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। कोई रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के, और उसका जो पैरामीटर है द पैरामीटर इज 30th। फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशन मींस आप उसकी लेंथ भी फाइंड करें और विड्थ भी फाइंड करें। तो दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन में हमें पैरामीटर गिवन है, दूसरे कंडीशन में क्या गिवन है कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ के 2 टाइम है। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। इनको हम पोज कैसे करते हैं इनको, या इससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो बेटा जब हम रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की बात होगी तो हमारे पास जाहिर है उसकी लेंथ का भी जिक्र होगा, उसकी विड्थ का भी जिक्र होगा, जैसा कि जिक्र उन्होंने किया भी है। तो अब हमें नहीं पता कि उस रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की लेंथ क्या है और विड्थ क्या है, वो हमने फाइंड करनी है। इनिशियली हमें नहीं पता कि वो किसकी इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं कि एक को हम x ले लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ लेंथ जो है वो मैं x ले लेता हूँ, और दूसरे को फिर मुझे y लेना पड़ेगा, विड्थ को मैं ले लेता हूँ y। सो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज x इक्वल्स टू x, और लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज y। तो ये दोनों मैंने सपोज कर लिए हैं। अब क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या कहता है वो कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ के 2 टाइम्स है। मींस आपकी जो विड्थ है उसके साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दें तो वो लेंथ की इक्वल हो जाएगी। मेरी बात की तरह सोचें, अगर मैं विड्थ के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो लेंथ की इक्वल हो जाएगी। अब विड्थ आपके पास है y, मतलब अगर मैं y के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो x की इक्वल हो जाएगा, बिकॉज विड्थ को ट्वाइस कर दें तो वो लेंथ की इक्वल है। मींस विड्थ जो हमारे पास y है, y को ट्वाइस कर दें मींस y को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लेंथ की इक्वल हो जाएगा, और लेंथ x है। सो x इक्वल्स टू 2y। और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर फर्दर कन्वर्ट किया है 2y को यहाँ पे शिफ्ट करके, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। तो इस फर्स्ट कंडीशन से आपके पास इसकी एक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ मूव करते हैं सेकंड कंडीशन यूज़ करके, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन में आपको गिवन है इसकी जो पैरामीटर है वो 30 की इक्वल है। तो बेटा जो फार्मूला है पैरामीटर का रेक्टेंगुलर का वो है 2 टाइम्स इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपके पास जो लेंथ है वो आपने x कंसिडर की है, तो आपने ब्रेथ ली है वो आपके पास y है। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पैरामीटर किसकी इक्वल है? 30 की इक्वल है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30।
बट दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म येट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ताकि ये 2 खत्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 टू कैंसिल, और यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 2 इज 15। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, और ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई है x माइनस 2y इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन ये हो गई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। इन दोनों को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जब x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप कहेंगे कि सिंस x इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो इसकी इक्वल है, वो आपने फाइंड की होगी। एंड y इक्वल्स टू इज योर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, सो y इसकी इक्वल हो जाएगी। और तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशन आपने फाइंड कर ली है, दिस इज योर सोल्यूशन। तो अब जब आप एक्स वाई फाइंड करेंगे तो बेटा इट्स योर चॉइस कि आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं या इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 bags एंड 4 pens टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़। तो अब मुझे नहीं पता कि एक बैग की क्या की प्राइस है, ये हमें नहीं पता। लेकिन 3 बैग्स और एक पेन की क्या प्राइस है, ये भी मुझे नहीं पता। तो दो चीज़ें हैं, एक बैग है और एक पेन है, मुझे उन दोनों की प्राइसेस का नहीं पता। जब मुझे प्राइसेस का नहीं पता तो मैं उनको एक्स वाई ले लेता हूँ। लेट द प्राइस ऑफ बैग इक्वल्स टू एक्स रुपीज़ एंड लेट द प्राइस ऑफ पेन इक्वल्स टू वाई रुपीज़। तो मुझे एक बैग की प्राइस और एक पेन की प्राइस का नहीं पता, लेकिन जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि 3 bags एंड 4 पेन की जो प्राइस है वो 257 रुपीज़ है। एक बैग और एक पेन की कीमत का नहीं पता, लेकिन जब मैं शॉपिंग कर रहा हूँ मुझे पता मैं उसने मुझे जब 3 बैग्स दिए और 4 पेन दिए तो 257 रुपये मुझसे कट कर लिए हैं। सो द प्राइस ऑफ योर बैग इज 1 बैग इज, हमने लेट किया कि वो एक्स की इक्वल है, और प्राइस ऑफ 1 पेन जो है वो मैंने वाई की इक्वल रखी है। क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक कि 3 bags प्लस 4 pens मीन्स 3 bags मीन्स 3x equals to 4y means 4 pen equals to total cost 257 rupees. So 3x plus 4y equals to 257 rupees. सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो 4 bags लेता है और 3 pens लेता है तो वो 324 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट उसकी आएगी या वो पे करेगा। अब वो 4 bags मीन्स 4x, 3 pens मीन्स 3y, इन दोनों की कंबाइन कॉस्ट किसकी इक्वल है, 324 की इक्वल है। सो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों को मैं सॉल्व करूँगा बाय क्रैमर रूल या बाय इन्वर्जन मेथड, एंड वी विल गेट द प्राइस ऑफ 1 bag एंड 1 pen। तो जो वो एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएगी या सोल्यूशन आ जाएगा, वो आपके पास एक्स होगा 1 बैग का प्राइस और वाई होगा वो आपके पास 1 पेन का प्राइस। लेकिन वो आपसे आंसर क्या मांग रहा है, वो आपसे मांग रहा है आंसर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स। तो ये हमने फाइंड करना है, 1 बैग एंड 10 पेन्स। ओके, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सपोज करता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सपोज करते हैं कि x इज इक्वल्स टू आपके पास इक्वल है 30 के सपोज, और y आपके पास आ गया है 10 रुपीज़ की। मीन्स आपके पास जो एक बैग है उसकी प्राइस आ गई है 30 रुपीज़, और एक पेन की कीमत आपके पास आ गई है 10 रुपीज़। ये आपने सॉल्व कर लिया है बाय इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल। अब ये इसके एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, मैं सपोज कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपके जो आएंगे वो आपने वही पुट करने हैं। आपसे जो फाइनल आंसर मांग रहा है वो कॉस्ट ऑफ 1 बैग प्लस 10 पेन्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग, इट मीन्स 30 इंटू 1 प्लस 10 पेन्स, 10 into 10। दिस 30 इज द प्राइस ऑफ 1 बैग, और दिस 10 इज द प्राइस ऑफ पर पेन। तो आपके पास टोटल पेन जो आपने लेने हैं 10 पेन लेने हैं, टोटल बैग लेने हैं 1 लेने हैं। तो 30 into 1 इज 30 प्लस 10 आर 100, यहाँ से जाएगी 130 प्राइस आ जाएगी। सो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर ज़रा आते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ओके, इफ ट्वाइस द सन एज, if twice the sun age, तो क्लियर नहीं है, is an year is added to the father's age, the sum is 70। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि एक फादर है और एक सन है, मुझे इन दोनों के एजेस का तो नहीं पता। वो कह रहे हैं कि अगर जो सन है उसकी एज को ट्वाइस कर दिया जाए, मींस डबल कर दिया जाए या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उसकी एज को हम ऐड कर दें फादर की एज के साथ, तो वो इक्वल हो जाएगी 70 की। तो if twice the son age in year is added to the father age, the sum is 70। अब मुझे तो बेटा ये नहीं पता स्टार्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करने में कि फादर की क्या एज है और सन की क्या एज है। वी डोंट नो, ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम फादर की एज को ऐड कर दें सन के 2 टाइम एज के साथ, तो मतलब सन की एज में ट्वाइस कर रहा हूँ, तो वो 70 की इक्वल हो जाएगा। और जब मुझे इनिशियली नहीं पता कि फादर की क्या एज है अभी स्टार्टिंगली और सन की क्या एज है, जब नहीं पता तो हम ये सपोज कर लेते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू सपोज एक्स कर लेते हैं और द एज ऑफ सन जो है वो हम वाई कर लेते हैं। सही है। तो एक्स आपके पास है फादर की एज और वाई आपके पास है सन की एज। तो सन की एज को आप ट्वाइस कर रहे हैं, इट मींस वाई को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर फादर के साथ ऐड कर रहे हैं फादर की एज के साथ। सो फादर की एज एक्स है, तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ एफ में लिख लेता हूँ, फादर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स एज ऑफ सन इक्वल्स टू 70 है। तो एज ऑफ फादर के पास हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स एज ऑफ सन इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 70। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह कंस्ट्रक्ट की हुई है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ओके, इस फर्स्ट कंडीशन से आपके पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब दूसरी कंडीशन भी है, उसको भी देख लेते हैं और उस दूसरी कंडीशन से आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब वो बेटा उल्टा काम करता है, बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर, अब फादर की एज को ट्वाइस कर लेता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता है, एडेड टू द सन एज, द सम इज 95। अब आप उसने क्या कर लिया है, फादर की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ट्वाइस द एज ऑफ फादर, तो 2 इंटू एज ऑफ एफ मीन्स फादर प्लस एडेड टू द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, तो उसका इक्वल किसकी इक्वल आएगा, 95 की। तो द एज ऑफ फादर इज योर एक्स, सो 2x, और एज ऑफ सन इज योर वाई इक्वल्स टू 95, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड कंडीशन से आपके पास सेकंड कंडीशंस आ गई है। एक हमारे पास ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों को मैंने सॉल्व करना है बाय यूजिंग, मर्जी है आपकी कि क्रैमर रूल यूज़ करते हैं या इन्वर्जन मेथड्स, जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं, और वहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर वहाँ पे एंड पे आप बता देंगे कि एक्स जो है वो बेसिकली फादर की एज है, तो फादर इतने एज का होगा, और वाई जो आपके पास सन की एज है, तो उसका जो सन है उसका इतनी एज उसकी होगी। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.6 है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और आप जो है वो, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है होमवर्क आपको दिया गया है वो आप ऑन टाइम जो है वो कर लेंगे और कोई इशू भी नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी समझ नहीं आ रही हो, तो ही और शी कैन आस्क और हम लोग को फर्दर गाइड करेंगे। बेटा साथ साथ आप लोगों ने अपनी जो नोटबुक्स हैं इनको कंप्लीट करना है। चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर 1 की जितनी भी आपकी नोटबुक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आज कल मतलब फ्राइडे है, तो ट्यूसडे तक जो है आपकी ये कॉपीज़ जो है वो हम चेक करेंगे, तो ये कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।